हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू पैरामेडिकल पीवाईक्यू, जो कि है 2021 का पार्ट 2। पार्ट में फर्स्ट में ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने करवा दिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक। अगर अब तक आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है मेरे दोस्त। एएमयू और जीएमआई दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, मतलब 100 क्वेश्चन एएमयू में आते हैं, 100 क्वेश्चन जीएमआई में भी आते हैं। लेकिन एएमयू के अंदर जो बायो का क्वेश्चन है मेरे भाई वो आता है 40, और जीएमआई के अंदर जो बायो का क्वेश्चन आता है वो आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। अगर आप इन दोनों में से किसी की भी तैयारी करते हैं तो आपको दोनों का पीवाईक्यू करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का पीवाईक्यू आपस में रिपीट होते हैं। उसी टाइप से जो नर्सिंग है इसका भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए बायोलॉजी का तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्कैनर पे आपको इस स्कैनर को स्कैन करके यहाँ पे 49 रुपीज़ आपको पे करना है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है इस नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर है, हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपको। मैं वहाँ पर एएमयू जीएमआई एंड नर्सिंग तीनों का मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहता है। हु प्रपोज्ड अ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बताएंगे इसमें से किसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज किया था। क्या मेंडल साहब ने किया था? ना भाई, मेंडल साहब तो नहीं किए थे। इनको हम क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं आपसे पूछा जाता है, बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं मेंडल साहब को। उसी टाइप से जो डार्विन साहब है मेरे भाई, अगर इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दिया था, है ना। इन्होंने क्या किया था? इवोल्यूशन थ्योरी दिया था। इवोल्यूशन थ्योरी आपसे पूछा जाता है किसने दिया था, आप क्या बोलोगे? डार्विन साहब ने। लेकिन जो कार्लस लिनियस है भाई, इसको क्या कहते हैं? इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ, याद रख लीजिए ये सारी चीजें, ठीक है भाई। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं इनके बारे में। देखो, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है इसमें दो स्पीसीज लिया जाता है ना। इसमें जो दो मतलब बाइनोमियल सिस्टम, इसमें दो नाम से मिलके, दो वर्ड से मिलके एक सिस्टम बनता है, जिसमें जो फर्स्ट नेम को कहते हैं जीनस कहते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है, बताओ फर्स्ट नेम को हम क्या कहते हैं? जीनस, और सेकेंड नेम को कहते हैं हम स्पेसीज। ठीक है भाई, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसमें एक खास बात आपको पता होना चाहिए, ये जो नेम लिखा हुआ होता है इसका नेचर कैसा होता है? इसका लेटिन लैंग्वेज इसको लिखते हैं ना, इसका नेचर क्या होता है? लेटिन होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये 12 नहीं, ये 21 होगा, है ना भाई। ये 21 होगा, सॉरी। इसको आप 21 कर लेना, 22 कर लेना। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर बताओ कहाँ पर होता है। देखो सेम क्वेश्चन अभी, अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे पूछा गया था कि बताओ काइजमाटा जो होता है वो कहाँ पे शो होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में शो होता है। इस बार उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि बताएंगे क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है। मुझे बताएंगे क्या लेप्टोटीन फेज में होता है? ना भाई, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है ना उसको, वो कंडेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या होता है? कंडेंस होता है, ठीक है। और जो पेकेटिन होता है इसी में होता है क्रॉसिंग ओवर। इसी में क्या होता है? ये क्या होता है मेरे भाई? क्रॉसिंग ओवर होता है। बाकी जो जाइगोटीन होता है इसमें बताएं क्या होता है? इसमें साइनेप्सिस हो जाता है। इसमें क्या है ना, साइनेप्सिस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप लिख लेंगे साइनेप्सिस के अंदर बनना स्टार्ट होता है। उसी टाइप से जो डिप्लोटीन फेज है इसमें क्या बोलोगे? इसमें काइजमाटा विजिबल होता है। इस फेज में आकर हम आके काइजमाटा को देख सकते हैं। भाई काइजमाटा क्या हो चुका है मेरे भाई? ये दिख रहा है, इसके अंदर विजिबल होता है। आपसे पूछा जाता है बताओ विजिबल कहाँ होता है? डिप्लोटिन स्टेज में। लेकिन बनता कहाँ पे है? वो क्रॉसिंग ओवर में, मतलब पैकेजिंग में वो बनने लगता है। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और क्रॉसिंग ओवर सबसे खास बात इसका क्या है कि ये क्या करता है, इसके अंदर क्या क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वेरिएशन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, इसके अंदर क्या होता है? ये वेरिएशन को लेकर आता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो ना कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन होता है, वो इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, ये जो आपका जो म्यूसिस फर्स्ट होता है उसको जो प्रोफेज 1 में ये स्टेज चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा प्रोकैरियोटिक सेल का बताओ कौन, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात हुई है। कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो उसके वो आपके दिमाग में सिंपल सा एक बात आना चाहिए मेरे भाई। प्रोकैरियोटिक बोले तो बैक्टीरिया। ये इसका एग्जाम्पल क्या पूछा जाता है, बताओ क्या होता है इसका एग्जाम्पल? बैक्टीरिया होता है। और ये आपसे पूछा जाता है बताओ ये कौन से किंगडम में आते हैं? ये होता है मोनेरा किंगडम में आता है।
ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है क्या उसका? ये होगा या डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम होता है एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो डी है मेरे भाई ये करेक्ट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो प्रोकार्योटिक सेल है उसके अंदर ना ही देखो जो प्रोकार्योटिक सेल मतलब बैक्टीरिया है उसके अंदर ना ही न्यूक्लियस होता है, ठीक, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ही इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो याद पूछा जाता है आपसे, बताओ इसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है? क्यों कौन सा होता है भाई? लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और लाइसोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है भाई? ये जो होता है ये इसके अंदर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता? अब बोलेगा नहीं सर इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो लाइसोसोम के बारे में जो कि आपके प्रोकार्योटिक में प्रेजेंट होते हैं और यूकार्योटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिए ये कुछ इसकी खास बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24 इसमें आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बताएंगे बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? क्या मेसोसोम होता है? नहीं यार, मेसोसोम क्या करता है? मेसोसोम आपसे पूछा जाता है, बताओ मेसोसोम का क्या फंक्शन है? ये उसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करना। बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा पार्ट कराता है? मेसोसोम कराता है, ठीक है। और ये सिर्फ कैसे प्रेजेंट होते हैं? प्रोकार्योटिक में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर यूकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है मेरे भाई ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है। और इसका जो फिलहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन हेल्प करता है आप क्या बोलेंगे सर? वो होता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लाज्मिड क्या होता है। ये देखो ये तो मेन जेनेटिक मटेरियल आपसे पूछे, मेन क्रोमोसोम तो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए बताओ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कौन सा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कौन सा भाई? वो है आपका प्लाज्मिड है। और इसका मतलब ये कैसा डीएनए है? ये सर्कुलर डीएनए है ना। आपसे पूछा था ये बताओ लीनियर है कि सर्कुलर है? ये जो होता है मेरे भाई ये सर्कुलर डीएनए है ना, सर्कुलर डीएनए है। और इसको हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग फैक्टर में, है ना, क्लोनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, है ना। इसको लिख सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, इसको यूज़ करते हैं हम। और साथ के साथ याद रखिएगा ये जो मतलब कि प्लाज्मिड होता है इसको मतलब रेप्लिकेट ये बहुत ही ईज़ी वे में हो जाता है ना, ये बहुत आसानी से रेप्लिकेट वगैरह हो जाता है, इसी वजह से इसको हम क्लोनिंग में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 इसमें पूछा है स्वान सेल बताएंगे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक्सोन में, साइटोन में, डेंड्रोन में या डेंड्राइट में? जो स्वान सेल होता है आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा हुआ ना, उसके अंदर एक्सोन होता है, साइटोन होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका, है ना, मान लेते हैं न्यूरॉन है तो आपको पता है ये जो निकला हुआ भाग होता है ना इसको हम क्या कहते हैं? इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और बाकी इस वाले ये पूरे पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको पूरा साइटोन कहते हैं। बाकी ये जो पोर्शन आपको निकला हुआ नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको हम एक्सोन कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। और जो स्वान सेल होता है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो और एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो स्वान सेल है ये क्या ये फर्दर आगे फ्यूचर में जाके ये क्या बनाता है भाई? ये बनाता है माइलिन सीड बनाता है। क्या बनाता है? माइलिन सीड। माइलिन सीड बनाता है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किस में होता है? सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है किसमें? कंडक्शन वगैरह में हेल्प, आपने पढ़ा हो ना कंडक्शन करने में ये हेल्प करता है। और ये कैसा लेयर है आपसे पूछा जाता है, बताओ ये जो लेयर है ये कैसा लेयर है? ये इंसुलेटिंग लेयर है या कंडक्टिंग लेयर? आप ध्यान रखना ये है इंसुलेटिंग लेयर, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 इसमें पूछा गया ट्रांसक्रिप्शन बताओ कहाँ पर होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या यार? ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना। डीएनए से किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में। और आरएनए से किस क्या बनता है? प्रोटीन। जो डीएनए से आरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको हम ट्रांस क्या कहते हैं? क्या बोलोगे सर उसको? उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं ना, उसको टीएल लिख देते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और ये पूछ रहा है कि ये वाला प्रोसेस बताओ कहाँ पर होता है भाई? डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना ये जो प्रोसेस होता है ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। और आपका आरएनए से, यहाँ से डेट कर ले लो, आरएनए से फिर आपका जो प्रोटीन बनता है ये वाला प्रोसेस अगर आपसे इन फ्यूचर में कभी पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे सर? वो होता है साइटोसोल में। अगर साइटोसोल ऑप्शन में तो वो लगाएंगे, नहीं तो साइटोप्लाज्मा सिंपली बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मली अगर साइटोसोल ऑप्शन में ना हो
तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूटेराइन कंट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पास्चुरेशन इज ड्यू टू, बताएंगे यूटेराइन कंट्रैक्शन के लिए इसमें से कौन सा हार्मोन यूज मतलब हेल्प करता है। जो रिलैक्सिन होता है मेरे भाई, ये इसका देखो रिलैक्सिन है, ये सर्विक्स को रिलैक्स करता है ना, सर्विक्स को ये रिलैक्स करता है, इसका नाम में ही रिलैक्स का मतलब ये रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। और जो पास्चुराइजेशन होता है ये कोई हार्मोन आपका नहीं है, सॉरी ये क्या है, पार्टुरिन, ये कोई हार्मोन, इसका कोई नाम आपने सुना ही नहीं होगा। जो प्रोजेस्टेरोन है ये मेंटेन करता है, देखो पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, मतलब ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करता है। बाकी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका बचा, यही आपका किस चीज़ में हेल्प करता है, यूटेराइन कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। और ध्यान रखिएगा इस हार्मोन को हम क्या क्या कहते हैं। एक तो इसके बारे में देखो, एक तो आप यूटेराइन कंट्रैक्शन याद कर लीजिएगा, यूसी लिख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ यूटेराइन कंट्रैक्शन हेल्प करता है। और इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं। और साथ के साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में भी यही हेल्प करता है, इजेक्शन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, बताएंगे इसमें से कौन डिहाइड्रेशन, अगर उसका है ना सिक्रेशन उसका रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो डिहाइड्रेशन इसमें कौन कराने में सहायक होता है। सिंपल, अगर डिहाइड्रेशन वर्ड आपका आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए मेरे भाई, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या लिख लीजिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में देखो, ये जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि वाटर को ऑब्जॉर्ब करना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर ऑब्जॉर्ब करना, वाटर ऑब्जॉर्ब करना। और ध्यान रखना है कि, और अगर ये वाटर ऑब्जर्व मेनली कहाँ से करता है भाई, आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, उसमें जो डीसीटी वाला पोर्शन होता है ना, डीसीटी वाला, यहाँ से मेनली ये वाटर को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में, खास बात है, अगर ये हार्मोन, अगर ये एडीएच अगर डिफिशियंस हो जाए, मतलब इसका अगर ये कम हो जाए, तो ये डायबिटीज़ बना, और मतलब इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या लिखोगे सर, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो ग्रोथ हार्मोन है आपको पता है, इसको ये ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। जो टीएसएच है थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन है, बाकी एफएसएच जो होता है ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। इसके बारे में भी बात करेंगे जब और क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है 29। इसमें पूछा है, इन ह्यूमन बींग्स द लंग्स आर सिचुएटेड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, जो ह्यूमन बींग्स है बताओ लंग्स इसमें कहाँ पे सिचुएटेड होता है। क्या पेरिकार्डियल कैविटी में सिचुएटेड होता है भाई, देखो पेरिकार्डियल, पेरी मतलब कार्डिया मतलब होता है मतलब हार्ट, तो मतलब कि ये कहाँ, ये इसके अंदर क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको हार्ट कैविटी कहेंगे, इसको हम कहेंगे हार्ट कैविटी, हार्ट कैविटी। और बाकी जो करेनियल कैविटी है, इसके अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वो सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इसका ब्रेन कैविटी। बाकी जो आपका जो थोरेसिक कैविटी है, इसी के अंदर आपका होता है लंग से सिचुएटेड, कहाँ पे होता है मेरे भाई, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, वो सारा का सारा कहाँ पर है, वो थोरेसिक कैविटी है। जैसे आपका जो पेरिनियल कैविटी है, ये भी कहीं ना कहीं वो मतलब कि हार्ट कैविटी का दूसरा नाम है। फिलहाल अगर आपसे कभी पूछे बताओ लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड, आप क्या बोलोगे, थोरेसिक कैविटी में, और हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड, आप क्या बोलोगे सर, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। ये सारा आसान सा क्वेश्चन होता है। और ध्यान रखिए, अब मुझे एक चीज़ बता दो, लंग्स का मेन काम क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लंग्स का बताओ मेन फंक्शन क्या होता है भाई, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में फाइनल हम पहुंच चुके। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे लेंथ इज नोन एज। देखो आसान सा क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, फोटो पीरियडिज्म, है ना, क्या कहेंगे, फोटो पीरियडिज्म कहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि अफेक्ट करता है किसको, फ्लोवरिंग वगैरह को अफेक्ट करता है, ये सीजनल एडेप्टेशन होता है, ठीक। दो, ये जो प्रोसेस होता है भाई, इसमें देखो क्या पूछा है, ड्यूरेशन ऑफ डे, है ना, सही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, तो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन में आप क्या कहेंगे, माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट। ये आपने माइग्रेट बर्ड आपसे पूछा था, बताओ इसमें से माइग्रेट बर्ड कौन सा, आप क्या याद रखोगे, डोडो याद रख लेना,
इसको माइग्रेट कहते हैं। और इसके अंदर सॉरी उसका देखो इसमें सिंपल होती क्या है, होता क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है कोई भी बर्ड वगैरह, क्यों जाता है भाई? ब्रीडिंग के लिए जाता है ना, जैसे ए प्लेस से बी प्लेस हो जाता है, क्यों? ब्रीडिंग के लिए जाएगा, वहाँ पे घर मतलब घर बसाने के लिए जाएगा, रहने के लिए जाएगा, सीजन चेंज होता है उस वजह से जाता है, इसको माइग्रेट बर्ड कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31 में फाइनल पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया है इन अ फॉरेस्ट कम्युनिटी द रिलेशनशिप बिटवीन अ टाइगर एंड अ डियर। अगर फॉरेस्ट कम्युनिटी है देखो इन दोनों में क्या दोस्ती होगी क्या या दुश्मनी होगी बताओ? टाइगर और डियर में कभी भी दोस्ती हो सकती है? नहीं सर, टाइगर और इसमें तो दोस्ती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो टाइगर होता है भाई उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो खाने पीने वाला होता है, एकदम हमला करने वाला था, चल भाई तेरे को निपटा दिया जाएगा, कुछ ऐसा वाला इसका नेचर होता है कि जहाँ से देखो डियर को निपटा दिया जाए, उसका दिमाग में चल रहा है इसको कैसे निपटाया जाए, कुछ ये दिमाग में उसका चलने लगता है, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। बाकी जो डियर साहब होते हैं ये प्यारे होते हैं, इसको हम प्रे कहते हैं, मतलब शिकारी मतलब शिकार होता है ना? किसका शिकार होता है? टाइगर का। तो ऐसा वाला कंडीशन हो क्या, मतलब एक शिकार कर रहा है दूसरा शिकार बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ये कंडीशन आपसे पूछा गया, उसको हम प्रीडेशन कहते हैं। और जो कंपटीशन होता है मेरे भाई, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये हमेशा हमेशा सेम रिसोर्सेज के लिए होता है, सेम रिसोर्सेज के लिए होता है। इसमें दोनों का, जैसे कि इसी में अगर मान लेते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। मान लेते हैं यहाँ डियर है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेचारा पड़े है, ये एक जगह, ये यहाँ पे एक टाइगर हो जाता है, यहाँ पे एक लायन हो जाता है, ये दोनों इन्हीं पे हमला करता है ना, इन दोनों पे, ये इसी को खाने के लिए दोनों आपस में अगर लड़ जाए तो इसी को हम कहते हैं कंपटीशन। ठीक। एमएनसीज में क्या होता है नॉर्मली, याद रखिएगा इसके अंदर एक एक जो होता है एक हार्म हो जाता है एमएनसीज में। इसमें देखो कंडीशन क्या होता है, एक इसके अंदर क्या होता है हार्म, मतलब एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अनइफेक्टेड होता है। ठीक है, अनइफेक्टेड। और आपका जो कमेंसलिज्म होता है इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, एक को बेनिफिट होता है, सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। इसमें पूछा गया कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या कंपोनेंट है? सिंपल सा है, न्यूक्लियोटाइड को आपको यहाँ पे आपको पता है ना, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, उसी स्ट्रक्चर से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या आता है आपको पता है? इसके अंदर नाइट्रोजन बेस आता है ना, इसके अंदर क्या आता है, नाइट्रोजन बेस आता है, पेंटोस शुगर आता है और फॉस्फेट ग्रुप आता है। नाइट्रोजन पे इसमें तो दो ही दिया है, तीन तो होगा भाई, हटा दो, इसमें दो ही दिया, हटा दो, इसमें तो पेंट दो दिया, हटा दो, तो सिंपल कौन सा बचा है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूटिलाइज। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूटिलाइज्ड क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं? फॉर द रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीज, टू बायोरिएक्टर एज सेक्टर एबिलिटी टू क्या है ट्रांस, फॉर देयर रेजिस्टेंस सर्टेन, बिल्कुल भाई ये रेजिस्टेंस होता है। फॉर बायोरिएक्टर टू सेक्रेट वेलेबल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बिल्कुल होता है। फॉर देयर एबिलिटी टू कीप द लर्नर मीट, बिल्कुल। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई, इसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल को हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो सिंपली यार, इसमें अगर ट्रांसजेनिक एनिमल दिमाग में आपका आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए इसकी किस टाइप के एनिमल को कहते हैं, जिसको हम एज ए रिसर्च फील्ड में यूज करते हैं। अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो मैं कोशिश करूँ आपको समझ में आए ये सारी चीज़ें। ऐसा एनिमल जिसको हम रिसर्च में यूज़ करते हैं, रिसर्च में अगर किसी भी एनिमल को यूज़ करोगे भाई वो रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, मतलब डिजीज फ्री होना चाहिए, किसी भी कोई भी डिजीज उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो बायोरिएक्टर में जब वो जो है ना उसको जब यूज़ करो रिसर्च में, तो वो आसानी से किसी के साथ रिकमेंड हो जाए। और इसको मतलब होता है ना क्या बोलते हैं उसको, फॉर देयर एबिलिटी टू गिव लर्नर मीट, मतलब कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इम्प्रूव क्वालिटी आपको दे सके, ये सब कुछ उसके अंदर खास बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन। ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि क्लासिफिकेशन से डील करता है। क्या उसको एनाटॉमी कहेंगे? नहीं भाई, एनाटॉमी किसको कहते हो? जब आप किसी का भी स्ट्रक्चर पढ़ते हो, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हो, क्या लिख लो यहाँ पे, इंटरनल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं आप, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या कहते हैं? मतलब फिजियोलॉजी में जब होता है ना बॉडी फंक्शन के बारे में जब आप स्टडी करते हो, जैसे ह्यूमन फिजियो पढ़ते हो और प्लांट फिजियो पढ़ते हो, मतलब पूरा इंटरनल फंक्शन के बारे में, बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। मोर्फोलॉजी किसको कहते हैं भाई? और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हो,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या याद रखिएगा, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी करना, फिजियोलॉजी हम पूरा इंटरनल फंक्शन में जब स्टडी करते हैं, बॉडी कैसे फंक्शन करता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लंग्स कैसे फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ का जब पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हो कि भाई एक्सटर्नली कोई चीज़ कैसे दिख रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बाकी जो आपका बता क्लासिफिकेशन यह था आपका टैक्सोनॉमी में। तो थोड़ा सा टैक्सोनॉमी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता दूं। जो टैक्सोनॉमी होता है मेरे भाई, ये बस 2 वर्ड इसको याद कर लो, टैक्सोनॉमी। इसके फादर को हम क्या कहते हैं, लिनियस साहब, केरलस लिनियस। आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताओ कौन है, आप क्या बोलोगे सर, केरलस लिनियस साहब है, केरलस लिनियस साहब है। और इसके अंदर जो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था हायरार्किकल सिस्टम दिया था, तो वो आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में पहुंच चुके हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग स्टडीज फॉलो बाय द मेंटेन द प्योर लाइन लाइबिलिटी। देखो प्योर लाइन कभी भी आ जाए ना, प्योर लाइन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक ही चीज़, इनब्रीडिंग। प्योर वर्ड कभी भी आ जाए आप ध्यान रखिएगा, इनब्रीडिंग है ना। इनब्रीडिंग मतलब क्या होता है, आप ब्रीड करो सेम है ना, इसके अंदर मतलब सेम लिंकेज होता है। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, इनब्रीडिंग मतलब कि एक ही जैसा, मतलब ए और ए के साथ अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग कर दिए आपका इनब्रीडिंग कहलाएगा। सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ, तो इसके अंदर सेम ब्रीड होते हैं, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर प्योर होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आता। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, आउट ब्रीडिंग में डिफरेंट डिफरेंट होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, ये सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन इन ब्रीडिंग में एक को एक के साथ ही क्रॉस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36, आसान से क्वेश्चन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के थ्रू, बताओ किसके हेल्प से, क्या वो डिजोल्व फॉर्म में होता है ना भाई, डिजोल्व फॉर्म में तो बहुत ही थोड़ा सा ट्रांसफर होता है, ठीक है। बाकी आपको पता है जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 97% ट्रांसफर होता है किसके, हीमोग्लोबिन के साथ। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये 97% ब्लड को ट्रांसफर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, इसमें पूछा गया अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर करेक्टेड इन द न्यू बॉर्न एज कलर। बताए इसमें जो न्यू बॉर्न होता है, बेबी होता है, उसके अंदर क्या ऐसा अपीयरेंस दिखता है एंसेस्टर से, एंसेस्टर का क्या अपीयरेंस से दिखता है आपको पता है। उसमें जो दिखता है हमें, जैसे कि टेल इन ह्यूमन वो हो या ये सारी चीज़ें कुछ नज़र आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्टिविज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगा। 38 में अगर देखते हैं तो पूछा गया बी सेल रिलीज एंटीबॉडीज इनटू, जो बी सेल होता है, बेटा सेल होता है, वो जो होता है एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, बताओ कहाँ पे रिलीज करेगा। बी सेल जो एंटीबॉडी को रिलीज करेगा, देखो एंटीबॉडी है, ब्लड प्लाज्मा तो रिलीज करेगा ही, टिश्यू फ्लूइड में रिलीज करेगा ही, और लिम्फ में भी रिलीज करता है, मतलब ये तीनों जगह रिलीज करता है। सो आपका जो करेक्ट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटीबॉडीज से ही आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको पता है ब्लड प्लाज्मा के बारे में, टिश्यू फ्लूइड के बारे में और लिम्फ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपसे पूछा गया इंसुलिन इज यूजुअली प्रिपेयर फ्रॉम विच ऑर्गन, काउ एंड पिग। इंसुलिन का वर्ड कभी भी आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, वो है पेनक्रियाज। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, बीटा सेल, अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा सेल से होता है ग्लाइकोजन एंड, और बीटा सेल जो होता है इंसुलिन। तो अल्फा सेल में आपने पढ़ा होगा, इसमें 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। इससे होता है ग्लूकागोन और इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन, है ना, ये तीनों से रिलीज कहाँ से होता है, पेनक्रियास से होता है। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर में दोस्त, ए ही जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपसे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लीवर होता है, इससे बताओ इसका मेन क्या काम होता है यार। लीवर का जो मेन काम होता है, इसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इससे लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और बाइल यहाँ से रिलीज होता है ना, ध्यान रखिएगा बाइल यहाँ से रिलीज होता है, और स्टोर कहाँ हो जाता है, स्टोर हो जाता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इससे एक एंजाइम रिलीज होता है लाइपेज एंजाइम, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, मतलब किसको ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है, क्या बोलोगे सर, फैट को, है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और आता है किडनी, किडनी आपको पता है किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और जो स्प्लीन होता है वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का है ये लास्ट क्वेश्चन 40 में फाइनल में पहुंचे। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्केल्स, इसमें से बताएंगे किसके पास स्केल्स होता है, नहीं है, मतलब कौन सा इसमें स्मूथ फिश है। तो आपको याद रखिएगा जो केटला, रेहू है, क्या है, मृगल, इन सब के पास क्या है मेरे भाई, इन सब के पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको जो मैंगूर होता है इसके पास स्केल्स नहीं होता है। मैंगूर को हम और किस नाम से जानते हैं, कैटफिश। इसी को हम क्या कहते हैं, याद रखिए, इसी को हम कैटफिश भी कहते हैं।
जो कैट फिश होता है, उसका जो बॉडी होता है उसमें कोई भी स्केल्स नहीं होता है, इसलिए आपसे इसका जो बॉडी होता है ना इसके ये कैसा होता है, स्मूथ होता है। ये पूछा जाता है, बताओ किसका बॉडी जो होता है वो स्मूथ होता है? आप क्या बोलेंगे? कैटफिश का, मैंग्रोव का जो होता है स्मूथ होता है। क्यों होता है स्मूथ? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो स्मूथ होता है। ठीक है भाई? चलिए, आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई? और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका मेरे दोस्त, है ना? पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो उसके लिए सिंपल से एक काम करना होगा, आपको बस 49 रुपीज़ पे करने होंगे। उसमें मैं आपको एएमयू, जीएमआई एंड नर्सिंग एएमयू का कंप्लीट बायोलॉजी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा, है ना? कंप्लीट बायोलॉजी का जो पीवाईक्यू वो मैं आपको शेयर कर दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 49 रुपीज़ में। उसके लिए क्या करना है, आपको ये स्कैनर को स्कैन करना है, यहाँ पे आपको 49 रुपीज़ पे कर देना है और वो जो स्क्रीनशॉट है मुझे शेयर कर दीजिएगा कहाँ पे, ये व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ पे हमें शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वापस पीडीएफ शेयर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।